हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ऑलमोस्ट टॉपिक हम कर चुके हैं, यहाँ पे मोर देन 60% टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अब प्रैक्टिस सेट देखेंगे, इससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है आपने वाले आपके यूपी पीजीटी टीजीटी का, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि द्वितीयक समूहों को सीट जगत नाम किसने दिया है? मैकावरैम्पेज, लैंडिस, ऑकबर्न, एम कूले। तो इसको जब हम समूहों को डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियो में, तो इसे बताया था कि ये किसने कहा है द्वितीयक समूह को सीट जगत। तो ये लैंडिस ने कहा है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। ये डिटेल है, आप इसे देख सकते हैं आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर देंगे कि किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे स्टार कर लीजिएगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसे आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। इमाइल दुर्खीम, एफ टॉनेज, CH कूले, H स्पेंसर। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका ऑप्शन होगा डी, H स्पेंसर। ये बात करते हैं। तो जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं, चाहे वो अगस्त कॉम्टे हो, मैक्स वेबर, दुर्खीम या फिर कार्ल मार्क्स, इन्होंने समाज को कितने भागों में डिवाइड किया है, कितने, तो उसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, फेवरेट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन एक समिति है? धार्मिक हित के लिए एकत्रित लोग, एक सभागार के अंदर एकत्रित लोग, क्रिकेट मैच देख रहे लोग, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि समिति क्या है। तो समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, धार्मिक कृति के लिए एकत्रित लोग। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कंसेप्ट है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपसे अप्लाइड फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो रटने की कोशिश कम करिए और समझने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ यहाँ पे अवधारणाएँ दी गई हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है और उसके विचारक कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सामाजिक तथ्य ये किसके अवधारणा? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आदर्श प्रारूप, आत्मदर्पण सिद्धांत, भौतिक, ये आप खुद ही सॉल्व करिए क्योंकि ये बहुत ईजी सवाल है। सामाजिक तथ्य है, ये है इमाइल दुर्खीम का है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का। आत्मदर्पण जो है वो CH कूले का। भौतिक और भौतिक संस्कृति बात करते हैं, ऑकबर्न करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको अवधारणाएं और उसके विचारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आप जब भी थिंकर्स को पढ़ें तो उनकी जो कौन से थिंकर्स ने कौन सी अवधारणाएं दी, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। यहाँ पे पूछा है द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंधों द्वारा, आमने सामने के संबंधों द्वारा, औपचारिक संबंधों द्वारा। तो जब हम समूह की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने उसकी विशेषताएं भी देखी थी। तो द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? ये औपचारिक संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका। जनप्रीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जबकि उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है। लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं। उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। तो आपको इसमें देखना है कि ऑप्शन ए केवल एक सही है, या फिर 1 और 3, या फिर 2 और 4, या फिर 1 और 4। तो देखते हैं कि जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जनरीतियों से संबंधित इनकी विशेषताएँ हैं, यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया। तो जनरीतियाँ क्या है कि उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। ये कथन सही है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है, ये गलत है। जब उसका उल्लंघन होता है जनरीतियों का, समाज सहिष्णुता नहीं दिखाता है बल्कि व्यक्ति को दंडित करता है। लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं, ये भी गलत है। उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं, ये सही है। ऑप्शन 4। तो हमने देखा कि 1 और 4 सही है। तो इसमें देखते हैं कि 1 और 4, ऑप्शन डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, गेमिंग सॉफ्ट और कैसल सॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? याद कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सी मिल, स्मॉल, टॉनेज, मैक्स वेबर। ईजी है, ये टॉनेज बात करते हैं। ये समुदाय है, 2 प्रकार के समुदाय की बात करते हैं, गेमिंग सॉफ्ट और कैसल सॉफ्ट। नेक्स्ट है, फॉकवेज पुस्तक किसने लिखी है? वार्ड कॉम्टे समनर। ईजी है, मैंने जब पढ़ा रहे थे तो इसको बताया था कि फॉकवेज, और किस ईयर में लिखी थी। ये समनर की बुक है फॉकवेज।
नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक मुक्त सुमेलित नहीं है। संदर्भ समूह आ के मर्टन, पराहम, CH कूले, भूमिका ग्रहण, GH मीट, सक्रिय व्यवस्था, टालकट पासन। तो जो संदर्भ समूह है वो आर के मार्टिन का है, भूमिका ग्रहण जो है GH मीट का है, सक्रिय व्यवस्था और ये टालकट पासन का है। पराहम किसकी अवधारणा है? ये CH कूले का नहीं है और किसकी है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मीट की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह, व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। तो मीट मूड जो है महत्वपूर्ण अन्य की बात करते हैं, व्यक्ति ये संदर्भ समूह है, एक्चुअली संदर्भ समूह की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। निम्नलिखित में से कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? परिवार, क्लब, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। विवाह, विश्वविद्यालय, इसमें आप भी ध्यान रखिएगा ये समिति और संस्था दोनों की बात कर रहा है। तो ये विश्वविद्यालय है, ये समिति और संस्था दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पूजा ने कमेंट किया था कि मैम इस तरीके से कथन और कारण जो संबंधित क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहला जो कथन है वो सही है या नहीं। तो जो पहला यहाँ पे कथन दिया है वो है जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जाति अलग है, समुदाय अलग है, जाति की विशेषता अलग है, समुदाय की अलग है। इसका जो कारण है, दूसरा जो स्टेटमेंट वो ये है कि जाति का, तो ये कथन हमारा सही है, जाति को समुदाय नहीं कहा सकता, ये कथन सही है। नेक्स्ट कारण इसका देखते हैं, जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है, ये भी सही है। जो समुदाय का क्षेत्रीय आधार होता है, जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। तो दोनों सही है। अब दोनों अगर सही है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कथन है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इसका कारण है या नहीं, जो दूसरा कथन है उसका। तो आपको ऐसा देखना है कि जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। अगर ये दोनों लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और बाकी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चंस। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 हैं अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी। चौथा कौन सा प्रकार है? तो ये है जो दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत है। ये 4 प्रकार की आत्महत्या की बात करते हैं, 3 इसमें दिया गया। आपको देखना है कि चौथा कौन सा है। विचलित आत्महत्या, रोगजनित, भाग्यवादी, असामान्य आत्महत्या। तो ऑप्शन बी है, ये है अभाग्यवादी आत्महत्या। दुर्खीम के आत्महत्या के जो सिद्धांत है वो ध्यान रखिएगा। और इनकी एक बुक है आत्महत्या, उन्होंने किस ईयर में लिखी, आप ये क्वेश्चन बताओ, ये कई बार पूछा गया है। दुर्खीम का आत्महत्या जो एक बुक है उसका ईयर आपको बताना है। उनके आत्महत्या के 4 प्रकार आपको याद रखने होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कौन सी अवधारणा किस विचारक ने दी है। जोखिम भरा समाज की बात कौन सकता है, भगोड़ा समाज किसने दिया, तार्किक समाज की बात कौन करता है, नागरिक समाज की बात कौन करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको कि सबसे पहले जो आपको आता है तो उसको मैच करना है। तार्किक समाज के बाद मैक्स वेबर करते हैं, तो सी का पहला है, ये कई सारे ऑप्शंस में है। जोखिम भरा समाज के बाद एंथनी गिडेंस करते हैं, ए का तीसरा, तो आपको देखना है कि बी में है ए का तीसरा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। जोखिम भरा समाज, एंथनी गिडेंस, भगोड़ा समाज, उल्लेख बेक, तार्किक समाज, मैक्स वेबर, नागरिक समाज, आप इसे देख लीजिएगा याद से। नेक्स्ट देखते हैं, भी ये सेम मैचिंग क्वेश्चन है। मैचिंग क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे। तो अगस्त कॉम्टे का ये काफ़ी इजी है, कौन सा है सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का, कार्ल मार्क्स का, इमानुएल दुर्खीम का। तो अगस्त कॉम्टे ने 3 स्तरों का नियम दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर का जो साविये सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स जो है ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। इमानुएल दुर्खीम यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो ये इसे आप ध्यान में रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है कि अगस्त कॉम्टे कहते हैं। तो जब भी आप थिंकर्स को पढ़ें या फिर सोशोलॉजिस्ट को पढ़ें, उन्होंने इनका जो स्टेटमेंट्स है फेमस, आपसे कोशिश करिए याद रखने की। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये अगस्त कॉम्टे का है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CH कूले, WI थॉमस, V पैरेटो, मैक्स वेबर। तो ये CH कूले का कथन है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था।
एलिजाबेथ ब्लैकवेल द्वारा, हॉकिन नॉर्मल द्वारा, जेम्स वारबेस द्वारा, रॉबर्ट स्टॉस द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन एक दो रहते हैं जो आपको शायद नहीं आएंगे, तो आप इसे ऐसा गेस कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटीटीज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का प्रयोग किसने किया था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ ब्लैकवेल द्वारा। किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑप्शन में ए 1845, 1848, 1850, 1869। तो इसका ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शन बी 1848। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल फिलोसफी ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? D.H. मॉर्गन, टार्गट पार्सन्स, P.A. सरोकिन, माइकल एंडरसन। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, ये P.A. सरोकिन ने लिखी सोशल फिलोसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुस्तक जो बुक्स किसने लिखी है? अलेक्जेंडर, कॉलिंस, दुर्खीम, डेनियल बेल। तो ये जो बुक है वो है दुर्खीम की, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स। जब हमने दुर्खीम की बुक्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये बुक्स का नाम मेंशन किया था। अब विवाह, परिवार एवं नातेदारी टॉपिक से देखते हैं कितने सवाल हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी मैचिंग का है। ये जनजातियों में जो विवाह प्रचलित है उसके हैं के तरीके जो हैं। परिवीक्षा विवाह किस में है, किस में पाया जाता है, कौन से जनजाति में? हठ विवाह किसका है? सेवा विवाह किस में होता है? परीक्षा विवाह। तो सबसे पहले आपको जो आता है, जो आपको पता है उसको मैच करना है। जो परीक्षा विवाह होता है ये भील जनजाति में होता है, डी का पहला। तो हम देखते हैं डी का फर्स्ट, इसमें कई सारे हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये परिवीक्षा विवाह जो होता है ये कुकी में होता है, कुकी जनजाति में। ए का तीसरा है, तो डी का पहला और ए का तीसरा, ये ऑप्शन बी। और देखिए और सारे बहुत सारे होते हैं। परिवीक्षा विवाह कुकी में होता है, हठ विवाह बिरहोर में, सेवा विवाह खस जनजाति में, परीक्षा विवाह गुजरात के भील जनजाति में। ये आप इसे देख लीजिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 50 वर्ष। याद रखिएगा ये 21 वर्ष है। और लड़कियों की आयु कितने वर्ष है आप उसे बताइए कमेंट सेक्शन में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? ये विशेष विवाह अधिनियम की बात करता है। अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह, अंतर्विवाह। तो विशेष विवाह अधिनियम जो किसकी बात करता है वो अंतर्विवाह के बारे में बात करता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिवार के संदर्भ में सही है? परिवार एक प्रकारात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो इसका है एक ऑप्शन, अच्छा ओके, ऑप्शन इसमें कई सारे हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा परिवार एक प्रकारात्मक इकाई है, ये सही है। परिवार केवल एक संस्था है, नहीं, गलत है। परिवार केवल एक समिति है, ये भी गलत है। 2 और 3 गलत हो गए, तो आप इसमें देख लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। 2 और 3 इसमें है, तो बी में है, डी में है, ये गलत हो गए। तो पहला तो सही है, परिवार एक प्रकारात्मक इकाई है, और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो 4, 1 और 4 सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ये प्राथमिक नातेदारी की बात कर रहा है। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्री, व्यक्ति और उसकी सास। तो पति और पत्नी प्राथमिक संबंधी, वैवाहिक संबंधी की बात कर रहा है, रक्त संबंधी नहीं। तो पति पत्नी जो होता है ये प्राथमिक वैवाहिक हैं। पिता और पुत्र ये रक्त संबंधी होते हैं, प्राथमिक संबंधी। निम्नलिखित में कौन सा एक क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों को सही रूप में प्रस्तुत करता है? तो जो हिंदू विवाह है उसके 8 प्रकार हैं, उसको सही क्रम में आपको ये देखना है कि पहले कौन सा है उसके बाद कौन सा आता है। ब्रह्म, आर्ष, दैव, प्रजापत, दैव, आर्ष, ब्राह्म, प्रजापत, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत। तो पहले ब्रह्म विवाह आता है, फिर दैव, फिर आर्ष और प्रजापत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। ये है उदाहरण एक क्रमिक एक विवाह का। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्राथमिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, स्वच्छंद, संभोग पर आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन होगा। वेस्टरमार्क ने कहा कि परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था, तो ऑप्शन ए।
अभी देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ये कथन और कारण संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपको देखना है। ये बात कर रहा है, जो पहला कथन है वो है अभिनव विकास ने संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर दी है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं समझना है, तभी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये बात करें अभिनव विकास ने संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर दी है। अभिनव मतलब जो नए विकास हुए हैं उसने जो संयुक्त परिवार पर है, अब जो संयुक्त परिवार की बहुत लोग डिपेंडेंट नहीं रहते, जो कि कंबाइंड जॉइंट फैमिली थी उस पर, ये बात सही है, कथन ए सही है। नेक्स्ट इसका कारण देखते हैं। नवोदित केंद्रीय परिवारों ने संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह पूर्णतः समाप्त कर दिए हैं। ये कथन गलत है, आपको समझना है। ये कह रहा है कि जो नवोदित केंद्रीय परिवार हैं, जो नए परिवार हैं अभी जो प्रजन्म जो नए परिवार हैं, वो कहना है कि संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह संपूर्णतः समाप्त कर दिए हैं। जो हमारी कल्चर थी, जो संयुक्त परिवार होते थे, उसकी जो एक लाइफ स्टाइल होती थी, उसको बोल रहा है कि पूर्णतः समाप्त कर दें। ये क्वेश्चन सही गलत है। अब भी हम कहीं ना कहीं जो जॉइंट फैमिली है, हमारी जो कल्चर का एक पार्ट रहा है, वो उसको फॉलो करते हैं, थोड़े कम ही सही, पूरी तरीके से नहीं, बट पूरी तरीके से वो समाप्त नहीं हुए। जो इसका कारण है वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब दोनों ही जो इसमें कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है कि इसमें क्या बोल रहा है। तो इसका जो अगर ऑप्शन है, अगर हम देखें तो कथन ए सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये मैचिंग करना है। सूची 1 है और सूची का 2 से। तो मानव प्राणी का पुनरुत्पादन ये परिवार का कौन सा कार्य है? सांस्कृतिक हस्तांतरण ये परिवार का किस तरह से विभाजन, प्राकृतिक प्रदान। तो मानव प्राणियों का जो पुनरुत्पादन है वो परिवार का जैविकी प्रकार्य है, तो ऑप्शन ए का सेकेंड होना चाहिए। ए का दूसरा है सांस्कृतिक हस्तांतरण जो होता है ये है सी, परिवार का सांस्कृतिक कार्य है ये। श्रम विभाजन जो होता है परिवार का आर्थिक कार्य है। प्राकृतिक प्रदान समाज का सामाजिक प्रकार्य है, तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी। मिताक्षर और दाय भाग क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के 2 संप्रदाय हैं। फसल की कटाई से संबंधित ग्रामीण व्यवस्था के 2 त्यौहार। वैदिक युग के 2 दार्शनिक। पृथ्वंशी हिंदू में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले 2 प्रमुख सिद्धांत। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ये मिताक्षर और दाय भाग जो है वो ये संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार की ये नियम है, ये इसे ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, सामाजिक केसिकत्व की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? के डेविस, लुई डोमा, माल्थस स्पेंसर। तो सामाजिक केसिकत्व की बात करते हैं, ये लुई डोमा करते हैं, ऑप्शन बी। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरण के आधार क्या हैं? वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण की बात की थी, उसके 3 आधार बताए, वही पूछ रहा है आपसे। वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान, वर्ग, जाति एवं परिस्थिति। तो मैक्स वेबर जो बात करते हैं वो शक्ति, संपत्ति और सम्मान की बात करते हैं। ट्रिपल यस, आप इसको ऐसे आ सकते हैं, यस 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 करके। पहला यस शक्ति, दूसरा है सम्मान, संपत्ति और सम्मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि उत्पादन शक्तियों के साथ उनका संबंध एक जैसा हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, वे एक संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें। तो देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो है वो उत्पादक शक्ति के साथ उनका संबंध एक जैसा हो, ये सही है। दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो, ये भी सही है। वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, ये कार्ल मार्क्स नहीं कहते। वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें, ये भी गलत है। तो ए और 2 इसका सही है, ऑप्शन ए। जाति और वर्ग के बीच के अंतर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछ रहा है कि सही नहीं है या सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जाति परंपरागत रूप से बंध प्रकृति की होती है, परंतु वर्ग मुक्त प्रकृति का होता है, ये स्टेटमेंट सही है। जाति की सदस्यता जीवन पर्यंत चलती है, परंतु वर्ग की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं भी चल सकती है, ये भी सही है। जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई है, परंतु वर्गों की नहीं, ये भी सही है। जाति में वर्ग अंतर्निहित होता है, परंतु वर्ग में जाति अंतर्निहित नहीं होती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ओसी कॉक्स। तो जो पश्चिमी समाज में अध्ययन में जाति की अवधारणा का जिन्होंने प्रयोग किया था ये ओसी कॉक्स हैं, ऑप्शन डी।
श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता। ऑप्शन ए। प्रजाति के बदले निजाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? हॉबल, क्रोबर, स्पेंसर, हक्सले। तो ये निजाति समूह की बात करते हैं, ये हक्सले। ऑप्शन डी। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है ये, आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एम.एन. श्रीनिवास, ए.एल. क्रोबर, डी.एन. मजुमदार। ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की। तो ये साइंटिफिक कल्चर ऑफ थ्योरी ऑफ कल्चर, ये बी मेलिनोव्स्की की बात करते हैं। कल्चर थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मॉरिस ऑपलर, रुथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफेल्ड। कल्चर थीम की अवधारणा देते हैं मॉरिस ऑपलर। ऑप्शन ए। संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया आपसे, इसको याद रख लीजिएगा। गृह, सड़क, प्रतीक, व्यक्ति। ऑप्शन सी प्रतीक संस्कृति का मुख्य वाहक है। निजाति समूह के सिद्धांत के रूप में निजातीयता में निहित है प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर। तो इसको ऑप्शन डी ये सभी है। अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, पर संस्कृतिकरण। जो अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति जो ग्रहण होती है वो पर संस्कृतिकरण, मतलब दूसरों की संस्कृति ग्रहण करना, ये है। ये संस्कृतिकरण मत करिएगा, ये ऑप्शन डी होगा, पर संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से कितने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है? उद्विकासवादियों ने, प्रकारवादियों ने, प्रसारवादियों ने, प्रघटनाशास्त्रियों ने। तो संस्कृति की समग्रतावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं प्रकारवादी। ऑप्शन बी। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वो कहलाते हैं सार्वभौमिक, सांस्कृतिक सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टताएँ, सांस्कृतिक अवशेष, सांस्कृतिक पूर्णताएँ। ऑप्शन ए सांस्कृतिक सार्वभौमिक की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं संस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण, असात्मीकरण, प्रसार। इसका जो आंसर होगा वो है प्रसार। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार प्रदान करती है? श्वेत, पीत, लाल, काला। ऑप्शन सी लाल की बात होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? रिचर्ड ब्राउन। इजी क्वेश्चन है ये। सी लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट बासन, आके मर्टन। आप इसका आंसर दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रकट प्रकार वे होते हैं, अप्रकट प्रकार वे हैं जो होते हैं अभीष्ट और अभिज्ञात, ना तो अभीष्ट और ना ही अभिज्ञात, अभीष्ट परंतु अनभिज्ञात, अभिज्ञात परंतु अनभीष्ट। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर बी, ना तो अभीष्ट और ना ही अभिज्ञात होते हैं। ऑप्शन बी। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस को हमने देखा यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप इसको किसी भी बुक से, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपने जो पढ़े हुए टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस से सॉल्व करने का ये भी एक फ़ायदा है कि किस तरीके से क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं। अगर आप PYQs आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिस हो तो आपको उस तरीके से। अब जो भी एग्ज़ाम्स है आपका UP PGT का या फिर TJ का, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, आप रिवाइज़ करिए बार बार और प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।